जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार स्टेट साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस किया था, आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डैश होता है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है कि बॉयलर भट्टियों में क्या होता है, ताप का जो अंतरण होता है मुख्य रूप से उसमें चालन भी होता है, संवहन होता है और विकिरण भी होता है इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? तो कल भी इस क्वेश्चन को मैंने आपको कराया था कि द्रव और गैसों में, ठीक है, ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या होता है? तो यह संवहन होता है। और चालन किस में होता है? तो चालन होता है, यह होता है ठोस में। चालन और संवहन को माध्यम का जरूरत होता है, लेकिन याद रखना है विकिरण जो होता है उसको माध्यम का जरूरत नहीं होता। जैसे सूर्य से जो प्रकाश हमारे यहाँ आता है, पृथ्वी पर आता है, वो किस माध्यम से आता है? तो विकिरण के माध्यम से आता है और इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चालन और संवहन में क्या है? माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो ये पॉइंट कुछ महत्वपूर्ण है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, बोरीसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो याद रखना है कि माइक्रो ओवन में हम लोग बोरीसिलिकेट ग्लास बर्तन का उपयोग करते हैं। क्यों इसका उपयोग करते हैं? तो याद रखना है कि यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है, इसलिए हम लोग बोरीसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में इसका इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है कि एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है। पिंड का प्ररूपी तापमान समय आरेख डैश होगा। तो ये बता रहा है कि न्यूटन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो दिया गया था वो आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करता है। राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी डी इसका सही आंसर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? याद रखना है, तत्वों के चक्रण को यहां पर कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? पेप्टिक अल्सर के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो पेप्टिक जो अल्सर होता है वह होता है बैक्टीरिया के कारण, यानी जीवाणु के कारण। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण है? तो काला अजार किसके कारण होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है, काला जो जार होता है लेसमेनिया के कारण होता है काला जार नामक रोग। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको हाईलाइट कर लेंगे। और ये कैसा है? तो ये प्रोटोजोवा है, प्रोटोजोवा डिजीज है। काला जार किसके कारण होता है? तो याद रखना है लेसमेनिया के कारण होता है। इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू यानी फैट फ्लिया से संक्रमित होता है? तो फैट फिलिया से कौन संक्रमित होता है? याद रखना है प्लेग होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? खाद्य जनित रोग कौन सा नहीं है? तो याद रखना है इन्फ्लुएंजा जो है वह एक संक्रामक रोग है, ना कि खाद्य जनित रोग है। अब यहाँ से 3 पॉइंट और आपको क्या ध्यान रखना है कि अमीबियोसिस, हैजा और हेपेटाइटिस ये जो है खाद्य जनित रोग है, जबकि इन्फ्लुएंजा जो है वह खाद्य जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट है कि एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? तो कार्य बराबर आपने पढ़ा होगा mgh। mgh यहाँ पे रख देंगे। तो मास हमारा दिया हुआ है 12 kg, जी का मान है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जमीन से कितना ऊंचा है यानी हाइट कितना दिया हुआ है 1.5। तो अब जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 180 जूल। तो
10 का राइट आंसर हो जाएगा सी। शक्ति का सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि शक्ति पावर बराबर हम लोगों ने पढ़ रखा है वर्क डन पर यूनिट टाइम जो होता है, यानी कार्य करने की जो दर है वह क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। तो वर्क डन पर यूनिट समय इसका जो होगा सही आंसर होगा, यानी बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हमने क्या पढ़ा हुआ, पी स्क्वायर बाई क्या होता है 2m होता है। तो अगर गतिज ऊर्जा हम लोग 3 गुना कर देंगे तो काइनेटिक ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो यह 9 गुना हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह स्थिर रहेगा ऊर्जा संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग। राइट आंसर हो जाएगा डी। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं, तो वस्तुएं पानी में किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग तैरती हैं, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है वस्तुएं जो होती है पानी में तैरती हैं। नेक्स्ट है कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के अनुरूप जाना जाता है, तो अभी हम लोगों ने देखा था इसे आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुरूप जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से दाब का बीमा सूत्र क्या होता है, तो फोर्स दाब प्रेशर बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यह क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। फोर्स का क्या होता है, तो फोर्स का आप लोगों ने पढ़ा होगा बल का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एरिया का क्या होता है ए स्क्वायर, आप इसको मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो एरिया को मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर सकता हूँ। तो मास का होता है क्या, केजी होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और नीचे कितना है हमारा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक एक्स से एक एक्स क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, तो हमारा राइट आंसर हो गया एम एल, क्या हो गया एम एल माइनस एक्स को मैंने एल सपोज कर लिया, तो एम एल टी माइनस टू जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम एल -1 टी -2 किस में है, तो यह है ऑप्शन बी में। तो दाब का बीमा आपको याद रखना है, डायमेंशन याद रखना है, क्या होता है एम एल -1 टी -2, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व डैश होता है। तो शुद्ध पानी का जो घनत्व होता है लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो क्या होता है कम होता है। लवण युक्त पानी के घनत्व से जो फ्रेश वाटर होता है उसका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, कम होता है। न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों डैश को हैलोजन के साथ रखा गया था, ये सवाल पूछा गया और काफी अच्छा सवाल है। तो याद रखना कोबाल्ट और जो निकेल है इन तत्वों को हैलोजन ग्रुप के साथ इसे रखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा 18 का डी। डोबराइनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा है। तो याद रखना इस त्रिक का जो दूसरा सदस्य है वो कौन सा है, तो वह है आर्सेनिक, ठीक है। त्रिक सिद्धांत में क्या कहा गया है कि जो 3 तत्व होंगे उसमें से पहले और तीसरे तत्व का योग मास का उसका योग और उसका आधा कर दें तो हमें तीसरा तत्व का क्या हो जाएगा, मास हमें प्राप्त हो जाएगा। तो फास्फोरस का अगर हम द्रव्यमान देखें तो ये लगभग होता है 31, और एंटीमनी का द्रव्यमान देखें तो ये लगभग होता है 121 आप मान सकते हैं। और इन दोनों को जब आप डिवाइड देंगे तो ये लगभग आर्सेनिक के द्रव्यमान के बराबर आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, इसका बिल्कुल सही आएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को और क्षैतिज रूप पंक्तियों को क्या कहा जाता है, तो जो कॉलम वाइज इसमें दिया गया था वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ग्रुप, और जो क्षैतिज होता है हॉरिजॉन्टल होता है उसे क्या कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है। कब बनाया गया था इनके द्वारा, तो ये डेट याद रखना है 1869 में। उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है हम लोग किस प्रयोग से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा वाहनों में रियर व्यू मिरर के लिए, यानी साइड मिरर के रूप में हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 60 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से
30 सेंटीमीटर पहले रखी जाती है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है कि प्राप्त प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना है। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या कि अवतल दर्पण में क्या होता है, यू भी निगेटिव होता है और भी निगेटिव होता है। तो अवतल दर्पण में कहाँ रखा गया, फोकस इसका कितना है, तो ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, और भी हमारा कितना है, तो ये है हमारा -30 सेंटीमीटर। ठीक, सॉरी यहाँ पे फोकस हमारा कितना है, तो ये एफ है हमारा, -20 सेंटीमीटर। आपने दर्पण का फॉर्मूला पढ़ा है क्या, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/u प्लस 1/v होता है। अब यहाँ पर अगर आप जब रखेंगे तो ये हो जाएगा -1/20, और भी हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहली रखी हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पर भी मिस्टेक है। यहाँ u बराबर क्या हो जाएगा हमारा, u बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख देते हैं u बराबर -1/30। तो अगर आप यहाँ से भी कैलकुलेट करें तो भी हमारा कितना हो जाएगा, भी हमारा हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, और ये 2 तिया 6 प्लस 2, यानी भी इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना, भी इक्वल टू आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो -60 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, वस्तु डिस्टेंस हो जाएगा। और m बराबर हम लोग क्या जानते हैं, m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, और यह होता है v/u के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा जो प्रतिबिंब की लंबाई कितना है, 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, अच्छा ये तो पहले ही दिया जा चुका था, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं था भी निकालने का, पाने के लिए। तो ये हमारा दिया हुआ है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई है हमारे पास 1.2, और प्रतिबिंब का लंबाई हमसे पूछा जा रहा है तो हम x मान लेंगे, और v/u अगर हम लगाएं तो v है हमारा कितना दिया हुआ है, 60 यहाँ पर दिया हुआ है, और हम लोगों ने निकाला भी है, ये भी कितना आ रहा है, 60 ही आ रहा है, और u हमारे पास कितना है, ये 30 है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2.4 आएगा, 2.4 सेंटीमीटर आएगा। और ये जो हो जाएगा वस्तु की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगा, निगेटिव में आएगा। राइट आंसर हो जाएगा क्या, -2.4 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर इतना भी नहीं आप कर सकते थे, तो यहाँ पर इसको सारा को मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर से मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे आया है। चलिए, m बराबर क्या होता है, m बराबर हम लोगों ने पढ़ा है, m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, ये होता है m बराबर डिवाइडेड बाय, और ये प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई क्या होता है, v/u के बराबर होता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होता है, नेगेटिव। अगर वस्तु ऐसा रखा हुआ है तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कैसे बनता है, नीचे बनता है, तो इसको आप नेगेटिव में लेंगे, इसको मैंने x है। वस्तु का लंबाई आपको दिया गया है कितना, 1.2 है, भी आपको दिया गया है 60 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, और u आपको दिया हुआ है कितना, यह है -30, तो -30 इसको ले लेंगे तो ये कट गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, -2.4 सेंटीमीटर। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। तो उत्तल लेंस के बारे में यह पूछा जा रहा है, तो उत्तल लेंस में यह कब होता है, तो जब कोई वस्तु फोकस और O के मध्य हो, तब उसका जो प्रतिबिंब बनता है अभिवर्धित बनता है, यानी काफी बड़ा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। और यही अगर दर्पण में पूछा जाए तो यह कंडीशन किस में बनेगा, तो ये बनेगा अवतल दर्पण में। किस में बनेगा, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को हम F और O के मध्य रखते हैं तो उसका भी प्रतिबिंब कैसा बनता है, अभिवर्धित बनता है, आभासी बनता है और कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है। तो दूरदृष्टि दोष का नाम आपने सुना होगा, इसे क्या कहा जाता है। अच्छा, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे लेकिन नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है, तो इसे जो है निकट दृष्टि दोष है, और इसको खत्म करने के लिए यानी हटाने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो हमें साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट रूप से हमें नहीं दिखाई देती है,
और इसको सुधारने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूरदृष्टि में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो दूरदृष्टि में हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें दूर की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की जो वस्तुएं हैं वो हमें नहीं दिखाई देती है साफ साफ। तो इसका निवारण के लिए हम जो लेंस यूज करते हैं वो कौन सा है, उत्तल लेंस। तो दोनों पॉइंट याद रखना है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्या, पोल कहा जाता है, यानी ध्रुव। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो गति का जो तीसरा नियम है वो याद रखना है। तीसरा नियम जो है किसके किसके, तो स्थिति और वेग के बीच जो है तीसरा संबंध प्रदान करता है। वी स्क्वायर यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो यह क्या बता रहा है, वेग और स्थिति के विषय में यह बता रहा है गति का तीसरा नियम। 3 kg की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिघात वेग कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है पिस्तौल का प्रतिघात वेग क्या होगा। तो पिस्तौल का संवेग और गोली का संवेग इसमें क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव में। तो पिस्तौल का वेग हो जाएगा mv माइनस, अब और गोली का वेग कितना हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो माइनस mv, ये स्मॉल m है और ये इसको मैं v1 कर दे रहा हूँ, इसको v2 कर दे रहा हूँ। तो 3 kg का पिस्तौल है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है आपको, तो पिस्तौल का प्रतिघात यानी भी आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या हो जाएगा। गोली का जो है वो कितना दिया जाएगा, 40 है। तो एक काम करता हूँ मैं कि इसे ग्राम में चेंज कर देता हूँ 3 kg को। ये हो जाएगा 3000 इंटू V1 आपसे पूछा जा रहा है, ये है -40 ग्राम, और V2 कितना है, तो ये है 180। ठीक है, अब जब यहाँ से काटेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसल आउट हो गया, 6 50 30 हो गया, और ये 3 बार में कट गया हमारा। तो V इक्वल टू हमारा कितना आया, V1 इक्वल टू आया 12/5। 12/5 कितना होता है, तो ये होता है -2.4 मीटर पर सेकेंड होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल यानी मिनिमम फोर्स डैश के समान होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, वस्तु के वजन के यह समान होता है। एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम है और वेग 60 मीटर पर सेकेंड है। वस्तु का संवेग तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, बस इसको केवल गुना कर देना है। तो 6 50 कितना होता है 30, और 6 8 48, 48 कितना होता है 51 होता है। ठीक है, और 2 जीरो भी रहेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन सा प्लेटनरी बॉडी के लिए केपलर के नियमों में से क्या सही है, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑर्बिटल जो होता है, ऑर्बिटल अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होता है, यह इसमें जो है बिल्कुल सही दिया गया। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑर्बिटल अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर सवाल की डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा, यह कहलाता है अपकेंद्रीकरण। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा, तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स हमारा 21 दिया हुआ है, मास हमारा 3 दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 7 बार में कट जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन जो होगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा शून्य। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सीधा यात्रा के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, इजी सवाल है, तो याद रखना है। यह है 34 का है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह क्या बताता है, पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा सवाल है, वीवीआई कर लेंगे। इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से किससे संबंधित होता है, यह सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर इफेक्ट। ये जो इकोकार्डियोग्राम होता है वो डॉपलर इफेक्ट के से यह काम करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको भी वीवीआई कर लें आप लोग। निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है, यह भी अच्छा सवाल है। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अगर धातु का कोई खंड हो जाता है या दरारें आ जाती हैं तो उसके दोष का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो याद रखना है पड़ा, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ध्वनि तरंग डैश तरंग है। तो याद रखना ध्वनि जो तरंगे हैं वह कल भी मैंने आपको बताया था विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। कैसा है, अनुदैर्घ्य होता है ध्वनि तरंगे। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितना है, तो याद रखना है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये जो होता है श्रवण सीमा है मनुष्यों की। राइट आंसर हो जाएगा 38 का सी। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट है तो उसका जलीय विलयन क्या करता है, ये आपसे सवाल पूछा है और इसको मान लीजिए कि ये बहुत वीवीआई सवाल है। कॉपर सल्फेट जिसको नीला थोथा के नाम से हम लोग जानते हैं, ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये करेगा नीले लिटमस को लाल कर देगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है और ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, यह लाल कर देगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है आपको यह पहचानना है। फेनोफ्थलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, बिल्कुल सही है। फेनोफ्थलीन जो है साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है। ठीक है, साबुन कैसा होता है, बेस होता है और बेस में इसका रंग फेनोफ्थलीन का कैसा होता है, तो ये गुलाबी होता है। गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है, बिल्कुल है। गैर मेटालिक जो ऑक्साइड होता है वो प्रकृति में क्या होता है, अम्लीय होता है, यानी जो मेटालिक नहीं है। ठीक है, और मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, नहीं, ये होता है OH माइनस आयनों की उपस्थिति के कारण। तो यही इसका क्या होता है, यही इसका राइट आंसर है। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं, तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो धातु है और अम्ल के साथ मान लेते हैं कि एक Na धातु है और HCl है, तो ये क्या बनाएगा, तो एक तो बनाएगा लवण बनाएगा NaCl प्लस H2 गैस को क्या करेगा, यह उत्पन्न करेगा। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी। इधर मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया दोस्तों ये सब सारा का सारा वीवीआई है। अगर 6 to 8 की आप बीपीएससी ट्री 4.0 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इन सब क्वेश्चन को आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए। ऐसे सवाल आ रहे हैं आजकल और पूछे जाने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहा जाता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है इसे। आधार 8 के साथ लिखी जाने वाली संख्याओं को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया, तो इसे जो है दोस्तों, इसे अष्टक संख्या के रूप में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया। एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है, तो एथेन में क्या आता है, मेथ एथ होता है, तो प्रत्येक कार्बन परमाणु से जो है तीन परमाणु जो है बंधा होता है। एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या, सॉरी तीन नहीं, तो ये एथेन प्रत्येक कार्बन परमाणु से कितना होता है, तो 4 परमाणु बंधा होता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, एथेन का मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। तो आप प्रत्येक कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 और 4। राइट आंसर हो जाएगा ए। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, एथेनॉल का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो C2H5OH को क्या कहा जाता है, एथेनॉल कहा जाता है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निष्कासन होता है, ये भी वीवीआई सवाल कर लीजिए इसको। राइट आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का शुद्ध पिघले हुए अयस्क से इसका निष्कासन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस में। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान क्या होता है। याद रखना है अपने जीन्स का आधा आधा हिस्सा ये दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो होता है 46।
मनुष्य के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो डैश में विकसित हुई है। तो यह कहाँ पर विकसित हुआ? तो यह अफ्रीका में विकसित हुई है। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उदयन यानी जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती हैं तब में योगदान नहीं करता है? तो कौन योगदान नहीं करता है? तो याद रखना अपसारी विकास जो है यह योगदान नहीं करता है। 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटों के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा यूनिट क्या है? यह आपसे सवाल पूछा गया। तो ऊर्जा यूनिट को निकालने का सिंपल तरीका है क्या? वाट आवर और एक दिन डिवाइड बाई 1000। तो जब आप इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 यूनिट जो होगा इसका सही आंसर होगा, यानी डी। दोस्तों 40 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर क्या होगा? तो पावर बराबर आपने क्या पढ़ा है? V इंटू आई पढ़ा है। पावर वोल्टेज है हमारा कितना? 240 और एम्पियर कितना यानी करंट कितना दिया हुआ है? 0.6। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 144। 144 वाट इसका राइट आंसर होगा। 152 का ए होगा। यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? तो विभवांतर बराबर आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है? वर्क डन बाई चार्ज होता है। वर्क डन बाई क्या होता है? चार्ज। तो ये 72 हो गया और चार्ज हमारा 3 कूलम का है तो यहाँ पर कर देंगे। तो 3 दूना कितना होता है? 6 और 3 चौके 12 यानी 24 वोल्ट विभवांतर हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा? 24 वोल्ट होगा। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो विद्युत प्रवाह किसके कारण? तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है संभव। इजी सवाल है ये। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है? तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर में कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होता है, बिल्कुल सही है। कोर में किसी पदार्थ की हानि नहीं होती, यह भी सही है। कोर में अनंत पारगम्यता यानी चुंबकशीलता होती है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होता है? अच्छा सवाल है ये दोस्तों, हाईलाइट करेंगे इसको। तो यह फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग जो है संचालित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी एलसी परिपथ में दोलन की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी डैश है। तो दोलन की जो आवृत्ति होती है यानी फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? एफ इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर क्या होता है? एलसी होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इसको भी वीवीआई कर लें आप। भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति है तो कितना है बिजली की प्रचालन आवृत्ति? तो यह है दोस्तों डी है यानी 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3% याद रखना है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन कितने परिभ्रमण के पश्चात होता है? यह सवाल पूछा गया है। तो आधा घूर्णन के पश्चात होता है, याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 60 नंबर यानी 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 60 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कांदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसी जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? यह कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो यह है दोस्तों जीवाणु यानी बैक्टीरिया है। और यह किस किस जगत के अंतर्गत आता है? तो यह आता है मोनेरा जगत के। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? थैलोफाइटा नहीं है, बार बार इससे सवाल आ रहा है। तो थैलोफाइटा कौन सा नहीं है? तो याद रखेंगे फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया जो है वह थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह किसके अंतर्गत आता है? तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। जबकि यूलोथ्रिक्स कल भी हम लोगों ने देखा था, काड़ा और उल्वा, ये सब जो है किसके अंतर्गत आता है? तो थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। स्पाइरोगैरा हो गया, क्लेडेफोरा हो गया, उल्वा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, ये सब थैलोफाइटा समूह के पौधे हैं। फ्यूनेरिया जो है ब्रायोफाइटा समूह का पौधा है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में डैश नहीं होता है। तो याद रखना है टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में क्या नहीं होता, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना है इसमें पुष्प नहीं बनता है टेरिडोफाइटा में। नेक्स्ट हमारा है कि सामान्य गेहूं का वास्तविक नाम क्या है? तो गेहूं का सामान्य वैज्ञानिक नेम आपसे पूछा जा रहा है, साइंटिफिक नेम, तो ये होता है ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। राइट आंसर हो जाएगा 63 का बी।
और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्री किसका होता है? तो याद रखना ये होता है सरसों का, ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? तो मुकुलन द्वारा जो जनन है वह कौन करता है? तो याद रखेंगे 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी। ईस्ट में जो जनन होता है वह मुकुलन के थ्रू होता है। यह कैसा जनन है? तो अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण है। हालांकि अमीमा में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पैरामीशियम में भी, प्लाज्मोडियम में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ईस्ट और हाइड्रा में जो है, याद रखेंगे, ईस्ट और हाइड्रा इन दोनों में जो जनन होता है वह मुकुलन के थ्रू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो राइट आंसर हो जाएगा दूध। दूध जो है एक विषमांगी मिश्रण है, जबकि पीतल, वायु, पानी में चीनी का घोल ये क्या है? समांगी मिश्रण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो यह क्या है? तो यह है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। क्या कहलाता है? यह स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। उस ब्रिटिश रासायनिज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन का निर्णायक सिद्ध हुआ। बार बार ये सवाल आ रहा है, तो ये कौन है? ये है जॉन डाल्टन। कौन है? जॉन डाल्टन। अल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। अल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितना होगा? तो सिंपल डिवाइड देना है 54 में 27 से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह अणुओं की संख्या 2 है, 2 मोल है। निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं? कल भी ये सवाल आया था। तो यह बताया था किसने? तो यह बताया था बर्जीलियस ने। निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? ये होता है Cu, क्लोरीन में होता है Cl, कार्बन में होता है C, कैल्शियम में क्या होता है? Cl। एक अक्षर किसमें दिख रहा है? कार्बन में। राइट आंसर हो जाएगा बी। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को क्या कहा जाता है? तो एंटी पार्टिकल आपसे पूछा जा रहा है, तो यह कहलाता है क्या? यह कहलाता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, और पॉजिट्रॉन की खोज कब किया गया था? कार्ल डी एंडरसन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1932 में। किसके द्वारा? एंडरसन के द्वारा यह खोज किया गया था। एन कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कल भी हमने पढ़ा था, 2n² के एल एम एन। ठीक है, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे रख दें तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना कितना होता है? 32। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 72 का राइट आंसर बी होगा। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। तो याद रखना है, इसका समस्थानिक जो है बदल जाता है। न्यूट्रॉन में कुछ भी चेंज होगा तो कौन बदल जाएगा? तो समस्थानिक बदल जाएगा। निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है? आयनिक यौगिकों का गुण पूछा जा रहा है, तो इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है काफी हाई होता है, यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग जो पॉइंट होता है वह काफी हाई होता है आयोनिक कंपाउंड्स का। राइट आंसर हो जाएगा सी। डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, तो गैसों में जो विसरण होता है काफी जो होता है काफी तीव्र गति से होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी कॉर्डेटा डैश। तो याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा डिप्लोब्लास्टिक होते होते हैं। यह स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है। यह क्या होता है? डिप्लो नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होता है? ट्रिप्लो। ठीक है, याद रखेंगे। तो यही स्टेटमेंट गलत है। सभी कॉर्डेटा में पृष्ठीय तंत्रिका नाल होता है, बिल्कुल सही है। सिलोमेड होते हैं, मेरुदंड भी होता है, यह भी सही है। गलत कौन सा था? बी था। स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करना है। इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होता है, 3 नहीं बल्कि कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सबसे सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा जा रहा है कि यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है क्या? 78 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कोशिका यानी सेल कहलाता है। पुटिकाएं यानी वेसल्स
में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका द्रव उत्तरदायी है? ठीक है, तो कौन उत्तरदायी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गोल्जी एपरेटस जो होता है वह प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए उत्तरदायी होता है, गोल्जी एपरेटस। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो यह कौन सा भरा होता है? तो आप आत्महत्या के थैली का नाम आपने सुना होगा, लाइसोसोम को यह कहा जाता है। गैर हरित वनस्पति निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से किसकी? तो हरित नहीं है तो इसमें किसका कमी होगा? इजी सवाल है, तो क्लोरोफिल का कमी होगा ये। गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किस एक की वजह से होता है? तो यह जो होता है किसकी वजह से होता है? तो कैरोटीन, इसके कारण होता है। गाजर का जो रंग होता है नारंगी होता है। इंपॉर्टेंट है सवाल। नेक्स्ट हमारा सवाल है 83 नंबर, किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं? तो वसा संग्रहण के लिए कौन सा होता है? तो यह होता है वसा ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे एडिपोज टिश्यू। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। तो याद रखना है किसको छोड़कर? तो याद रखना है बेलनाकार को छोड़कर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी घनाकार भी होता है, स्तंभाकार भी होता है, सल्की भी होता है, लेकिन बेलनाकार नहीं होता। नेक्स्ट है मृदु ऊतक और स्थूल ऊतक डैश ऊतकों के उदाहरण है। ये पूछा जा रहा है मृदु ऊतक और स्थूल ऊतक किसके उदाहरण है, ये सवाल है पूछा गया। तो ये है सरल अस्थायी ऊतक के उदाहरण। ठीक है, मृदुल ऊतक मतलब क्या हो गया? पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। और स्थूल ऊतक किसका हो गया? स्थूल ऊतक हो गया, स्थूल कोण ऊतक हो गया कॉलेनकाइमा। और ये दोनों जो है पैरेनकाइमा तीन प्रकार का होता है सरल अस्थायी ऊतक, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जिसमें से पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा ये जो होता है लिविंग होता है, जीवित होता है, होता है, जीवित सेल होता है इसमें, याद रखेंगे जीवित कोशिका होती है इसमें। लेकिन एस्केलेरन जो काइमा होता है वो मृत कोशिकाएं इसमें होती है, याद रखना है। जो आप नारियल का अगर आप ऊपर वाला जो कठोर भाग आप देखे होंगे तो वह किससे बना होता है? तो वो ये एस्केलेरन काइमा ऊतक से ही बना होता है। और ये जो सवाल है पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे पैरेन काइमा, कॉलन काइमा, एस्केलेरन काइमा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तनों के विकास में मदद करता है? तो तनों के विकास में कौन सा पादप हार्मोन मदद करता है? तो जिब्रेलिन करता है। राइट आंसर हो जाएगा 86 का डी। नेक्स्ट है कि पौधे के किस अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? ये सवाल पूछा गया। तो इस क्रिया को कहा जाता है धनात्मक अनुवर्तन, प्रकाशना प्रकाशना अनुवर्तन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 87 का। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत क्या है? इजी सवाल है। एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये फुल फॉर्म भी याद रखना है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, तो ये रंध्र यानी जो स्टोमाटा होता है उसके थ्रू होता है वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो स्पेसीज है, स्पेसीज को क्या कहा जाता है? जाति कहा जाता है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा सी। किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह कहलाता है हीमोडायलिसिस। क्या होता है? हीमोडायलिसिस होता है। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होता है? तो याद रखना है किस भाग में सूचना आता है, याद इंपॉर्टेंट सवाल है। तो डेंड्राइट में जो होता है सूचना आता है। ठीक है, और दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या कहा जाता है? तो सिनेप्स कहा जाता है, याद रखेंगे। साइनेप्स भी बोल सकते हैं। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, ये सवाल पूछा गया और बहुत ही विविध ये सवाल है। यह है आयोडीन। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे क्या कहा जाता है? तो यह कौन सा मार्ग है? तो यह मार्ग है हमारा, यह है
मूत्र मार्ग, जिसे क्या कहा जाता है, यूरेथ्रा कहा जाता है। ठीक है। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका है इसका भस्मीकरण कर देना। नेक्स्ट है, अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है, कल भी यह सवाल आया था, इसे सुपोषण कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? सुपोषण कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला O3 होता है, सभी को मालूम होगा। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है, राष्ट्रीय ओजोन दिवस हम लोग मनाते हैं, याद रखेंगे। और ओजोन जो परत होता है, याद रखना है, 15 से 35 किलोमीटर इसका रेंज है। कहाँ पर है ये? समताप मंडल में, समताप मंडल में। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का यह कार्य करता है। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, याद रखना है कब स्थापित किया गया था भारतीय पशु कल्याण बोर्ड? 1962 में। एक सांविधिक सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अच्छा सवाल है, वीवीआई कर लेंगे इसको। तो यह जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत, ऊर्जा का अक्षय स्रोत आपसे पूछा जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन जो है ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। कुछ कमी रह गई हो तो वो भी मुझे बताइए कि हाँ यहाँ पर सर सुधार करने की जरूरत है, तो मैं उसको सुधार जरूर करूंगा। लेकिन अपना फीडबैक जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है। और पसंद आई हो वीडियो तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बकवास नहीं किया जाता। सीधा जो एग्जाम ओरिएंटेड जो सवाल होता है उसी को मैं लाता हूँ। कोई ज़्यादा यहाँ पर मैं ज़्यादा चीज़ों को जो है दोस्तों, कोई हंसी नहीं, कोई मजाक नहीं, एकदम एक फ्लो में यहाँ पर आपको जो कंटेंट है दिया जाता है। तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।